एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल संभव पर। और जैसे कि सभी वीडियोस की शुरुआत में हम कुछ प्रेरक शब्द बोलते हैं। आज के हमारे प्रेरक शब्द हैं कि जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना ज़्यादा सरल होगा। यानी हम अगर दूसरों की शिकायत करते रहेंगे तो हम उन्हें बदल नहीं सकते हैं। सबका अपना अपना व्यवहार होता है। इससे बेहतर है कि अगर हमें किसी के व्यवहार से कोई भी दिक्कत है तो हमें उससे एक दूरी बना लेनी चाहिए। हमें उनसे शिकायत करने के बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुद को ही बदल लें या एक निश्चित दायरे में रहकर अपने जीवन को जिएं, अपनी जीवन शैली को अपने तरीके से जिएं। इसके साथ ही अब शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। अभी तक हम महाजनपद काल देख चुके हैं। महाजनपद काल में हमने देखा किस प्रकार से 16 महाजनपद थे। उन महाजनपदों में से फिर 4 महाजनपद जो एक शक्ति के रूप में उभर के आए, और उन चारों में से जो सबसे शक्तिशाली साबित हुआ वो था मगध साम्राज्य। अगर हम जाने स्टेप बाय स्टेप कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ और क्यों हुआ, तो उसके बारे में हमें ये जानना जरूरी होगा कि उसकी लोकेशन क्या थी। उसमें ऐसा क्या खास था कि उसने बाकी सभी महाजनपदों को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को एक साम्राज्य के रूप में निखारा, संवारा, यानी पूरे भारत को धीरे धीरे करके अपने अधिकार में उसने ले लिया। अगर हम बात करते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की, तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि मगध राज्य का विस्तार कहाँ था। तो यह था वर्तमान बिहार के दक्षिणी भाग में स्थित पटना और गया जिले में। इसके उत्तर और पश्चिम में क्रमशः गंगा और सोन नदी थी, पूर्व में चंपा नदी तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियां स्थित थी। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बिहार का जो पटना क्षेत्र है वहाँ इस पूरे क्षेत्र को मगध साम्राज्य कवर करता था। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या था? मगध साम्राज्य था। अगर हम बात करें इसके विस्तार क्षेत्र की, तो इसमें मगध साम्राज्य को जो घेरने वाली प्राकृतिक चीजें थी उनमें इसके उत्तर में थी गंगा नदी, इसके पूर्व में चंपा नदी और इधर पश्चिम में सोन नदी। वहीं अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ये पर्वत हमें दिखाई दे रहा है, विंध्याचल पर्वत। तो एक तरीके से अगर हम सामरिक दृष्टि से इसको देखते हैं तो मगध एक सेफ जोन में था, इसीलिए उसका इतना अधिक विस्तार हुआ, उसके साम्राज्य का विस्तार हुआ, क्योंकि किसी भी राज्य का सामरिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगर हम बात करें मगध साम्राज्य को के और कारणों की, तो मगध साम्राज्य का आगे बढ़ने का एक सबसे अच्छा कारण ये था कि यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादा लगान दिया करते थे। क्यों? क्योंकि ये नदियों से घिरा हुआ था और यहाँ की फसल अतिरेक बहुत ज्यादा होता था, और फसल अतिरेक होने की वजह से ही वहाँ अच्छा लगान मिलता था। क्योंकि ये गंगा और सोन नदी के दोआब यानी दो नदियों के तराई क्षेत्र में पड़ता था। तराई क्षेत्र में कृषि ज्यादा होगी, अगर कृषि ज्यादा होगी तो लोग ज्यादा कर भी भरेंगे, और अगर राजा को ज्यादा कर मिलेगा तो राजा अपनी सेनाओं को, अपने खर्चों को, सभी को सहज रूप से वहन कर सकता है। यही वह वजह रहती है जिससे मगध साम्राज्य अन्य महाजनपदों के मुकाबले बहुत आगे निकल गया था। अगर बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी प्रथम राजधानी जो थी वो राजगीर के निकट गिरिव्रज या राजगृह थी। मगध के उत्कर्ष के अन्य कारण अगर हम जाने तो उनमें मगध एक विस्तृत एवं शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित हो सका, तो उसके कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहले हम वही जानेंगे जो हमारे भौगोलिक कारण थे। भौगोलिक कारणों की अगर हम बात करें तो मगध साम्राज्य के भौगोलिक कारणों में मगध गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में स्थित था, जिससे उपजाऊ मैदान होने के कारण खेती करने की सुविधा थी। वहीं छोटा नागपुर पठार के समीप स्थित होने के कारण वहां से लौह अयस्क एवं अन्य संसाधन आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, जिससे हथियार एवं कृषि यंत्रों को
आसानी से बनाया जा सकता था। इसके आसपास के जो जंगली क्षेत्र थे, आसपास के जंगली क्षेत्र होने के कारण लकड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती थी। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिव्रज 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी तथा पाटलिपुत्र नदियों के संगम पर एक जल उद्योग की भांति सुरक्षित था। नदियों के कारण जल मार्गों की सुविधा भी उपलब्ध थी। तो अगर हम देखें भौगोलिक दृष्टिकोण से, तो गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान उसे मिल रहा है, वहीं उसे लौह अयस्क के संसाधन आराम से मिल पा रहे हैं नागपुर पठार की वजह से। जंगली क्षेत्रों के कारण उसके पास लकड़ी का आधिक्य है, के साथ ही साथ उसके पास जल मार्गों की सुविधा भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर बात करते हैं आर्थिक कारण की, तो आर्थिक कारण में इस समय तक लोहे के प्रयोग के कारण कृषि कार्य करना आसान हो गया था तथा मैदानी क्षेत्र होने के कारण अधिशेष कृषि उत्पादन होता था, जिससे मगध के राजाओं की शक्तिशाली सेना रखने और व्यापार वाणिज्य में भी सहायता मिलती थी। इस समय शहरों के उदय एवं मुद्रा का प्रचलन बढ़ाने से व्यापारिक सुविधाएं भी बढ़ गई थी। अगर बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारणों की, तो मगध के राजा योग्य और शक्तिशाली थे तथा उन्होंने सेना को सुदृढ़ करके युद्ध जीतकर तथा प्रशासनिक कूटनीति जैसे विवाह संबंधों द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। प्रशासनिक ढांचा मजबूत होने के कारण मगध विस्तार में अत्यधिक मदद मिली। तो ये कारण थे कि इन कारणों की वजह से मगध एक साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। अगर बात करते हैं मगध के ऐतिहासिक प्रमाणों की, तो वेदों से हमें मगध के ऐतिहासिक प्रमाणों की जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कीकट यानी किराट नामक प्रदेश का उल्लेख मिलता है, जहां राजा ब्रह्मगंध का शासन था। कीकट का जो आशय है वो लगाया गया है मगध से, मगध को कीकट बोला जाता था। यजुर्वेद में अगर बात करें, तो यजुर्वेद में भी मगध के रहने वाले भाटो जनजाति का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में एक प्रार्थना है, उसमें कहा गया है कि यह बीमारी मगध को जाए। इसे ये माना जाता है कि मगध को एक श्राप बोला गया है, यानी कोई घातक बीमारी अगर फैल रही है तो ये बोला जाता था कि ये बीमारी मगध को चली जाए। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि जो अथर्ववेद है उसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास इन सभी के बारे में बताया गया है। उसी एक अंधविश्वास के फलस्वरूप ये श्राप उसमें लिखा गया है कि ये बीमारी मगध को जाए, यानी उस समय भी मगध का एक अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा मगध पर शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश थे, उनमें बृहद्रथ वंश, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश थे। आज हमने जाना मगध के उत्कर्ष के कारणों के विषय में कि क्या क्या कारण थे कि मगध साम्राज्य का इतना उत्कर्ष हुआ। उसका जो सामरिक परिप्रेक्ष्य था वो हमने आज समझा। अपनी आने वाली वीडियोस में हम इनके राजवंशों को समझेंगे कि मगध पर शासन करने वाले जो प्रमुख राजवंश थे उन्हें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस किस प्रकार से किस किस राजा ने मगध के साम्राज्य में किस प्रकार से योगदान दिया और किस प्रकार से मगध साम्राज्य को और ज्यादा पराकाष्ठा पर पहुंचाया। इसके साथ ही अब हमें आज्ञा दीजिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।